हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टीव कंसेप्ट चैनल। आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जो है वो पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रॉन की हमने डिस्कवरी भी पढ़ ली, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। आप मेरी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हम देखते हैं जी, हमें पता है कि हमने जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ा था 1886 में, यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप यहाँ से जो है वो आवाज़ सुन सकते हैं। तो 1886 में क्या हुआ था, प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे कि एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, हमें पता चल गया था, ठीक है। और इनकी डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट गोल्डस्टाइन ने। और 1897 तक इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए थे, और इनको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। हमें पता चल गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, और पॉजिटिव चार्ज वालों को प्रोटॉन का नाम दिया, और नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। लेकिन रदरफोर्ड ने 1920 में बताया, उन्होंने बताया कि एटम का जो मास होता है उस मास को हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ऐसे समझ लें, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक थैला है, उस थैले के अंदर जो है वो चीनी भी है और साथ में कोई और चीज़ भी मौजूद है। सपोज़ कर लें कि साथ में जो है वो चीनी है, साथ में नमक, सपोज़ कर लें नमक भी मौजूद है, चीनी मौजूद है। अगर उस थैले का वज़न जो है वो 50 किलोग्राम है, तो मैं कहूँगा उसके अंदर नमक और चीनी का वज़न अगर जमा किया जाए तो वो 50 किलोग्राम आएगा। अगर हम थैले के वज़न को जो है वो उसको निगलेक्ट कर दें तो नमक और चीनी का वज़न 50 किलोग्राम होगा। बिल्कुल ऐसे ही एटम का जो वज़न था वो वेट, अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज रखने वाले प्रोटॉन मौजूद हैं और नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो रदरफोर्ड ने कहा फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर सम किया जाए, इनको अगर जमा किया जाए, तो वो मास किसके इक्वल आना चाहिए, एटम के मास के इक्वल। लेकिन हकीकत में हो ये रहा था कि एटम का जो मास था वो ज़्यादा आ रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का जो सम है वो कम आ रहा था। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने जो है वो एक हाइपोथेसिस बनाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी मौजूद है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता चला। और उन्होंने साथ में ये भी बता दिया था कि हो सकता है कि उस पार्टिकल पर कोई चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ज रखने वाले पार्टिकल अब तक जितने भी थे एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह, वो डिस्कवर हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल मौजूद है जो हो सकता है कि चार्जलेस हो, ठीक है। फिर उनका ये हाइपोथेसिस था, ये 1932 के अंदर जो है वो सच में साबित हो गया। 1932 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जेम्स चैडविक, सर जेम्स चैडविक ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट हम नीचे पढ़ेंगे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक थर्ड पार्टिकल जिसका नाम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। अब उन्होंने ये पार्टिकल डिस्कवर कैसे किया था ये हम देखते हैं। इसके अलावा उनको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पर जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। 1932 के अंदर उनको नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। 1920 में रदरफोर्ड ने सिर्फ सजेस्ट किया था कि एटम के अंदर कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन 1935 के अंदर वो पार्टिकल जो है वो सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर कर लिया, जिनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि सर जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जिसके रिजल्ट में जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया ब्रिलियम मेटल के जो है वो एक पीस के ऊपर, एक टुकड़े के ऊपर। ब्रिलियम मेटल का एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर जो है वो उसको ऐसे सीधा रख के उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ देखते हैं जी। उन्होंने क्या किया, ऐसे लेड ब्लॉक लिया। लेड ब्लॉक का क्या इस्तेमाल है, हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हाईली जो है वो कहने के खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये, तो कैंसर काजिंग जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको लेड ब्लॉक में रखा जाता है। लेड ब्लॉक यानी जिसके अंदर से जो है वो अल्फा पार्टिकल्स या गैमा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, गैमा रेज वगैरह जो है वो उससे बाहर नहीं जाती। तो लेड ब्लॉक है यहाँ पे। लेड ब्लॉक के अंदर अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स है। अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पर जो है वो पोलोनियम को इस्तेमाल किया उन्होंने। पोलोनियम जो है वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, तो इसके अंदर पोलोनियम मौजूद है, पीओ जो है वो पोलोनियम के लिए यहाँ पे। तो इसके लेड ब्लॉक के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकले, उन अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया उन्होंने ब्रिलियम मेटल के जो है वो एक टुकड़े के ऊपर। यहाँ पे आपको ब्रिलियम मेटल का पीस नज़र आ रहा होगा। ये जो ब्रिलियम मेटल का टुकड़ा था, जैसे ही इसके ऊपर आके अल्फा पार्टिकल्स टकराए, तो अल्फा पार्टिकल्स के टकराने से ब्रिलियम मेटल जो है ये मेटल कन्वर्ट हो गई कार्बन में, और ब्रिलियम मेटल के अंदर से कुछ नए ज़र्रात निकले। उन ज़र्रात को एक डिटेक्टर में से गुजारा गया। डिटेक्टर ने उन ज़र्रात के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट किया, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, वो चार्जलेस पार्टिकल्स थे। तो डिटेक्टर ने
जो है उन चार्जलेस पार्टिकल जब डिटेक्ट किया तो सर जेम्स चैडविक ने क्या किया, उन पार्टिकल्स को चार्ज ना होने की वजह से यानी न्यूट्रल होने की वजह से उन्होंने उनको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। इस तरह से उन्होंने न्यूट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया। ये जो डिटेक्टर था, इस डिटेक्टर के अंदर पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया गया था। पैराफिन वैक्स जो है वो न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हम आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा पैराफिन वैक्स काम कैसे करती है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो बेरिलियम के टुकड़े के ऊपर न्यूट्रॉन जो पीछे से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं, उनके रिजल्ट में रिएक्शन कौन सा होता है। यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। वो न्यूक्लियर रिएक्शन देखें जी, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। देखें जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को हम हीलियम भी कह सकते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल क्या है, एक अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, जबकि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम से डिनोट किया है मैंने इसको। तो हीलियम को उसने स्ट्राइक करवाया, बम्बार्ड करवाया किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है। तो हीलियम को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम के ऊपर। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो बेरिलियम मेटल थी वो बेरिलियम मेटल कन्वर्ट हो गई कार्बन के अंदर। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। इसके साथ कार्बन के अलावा इस बेरिलियम मेटल के टुकड़े में से कुछ न्यूट्रॉन भी निकले। ठीक है, एक न्यूट्रॉन निकलता है अगर एक अल्फा पार्टिकल एक बेरिलियम एटम के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करे, क्योंकि जो बेरिलियम मेटल होती है उसके अंदर 4 जो है वो प्रोटॉन होते हैं, 5 न्यूट्रॉन होते हैं। जब आगे एक अल्फा पार्टिकल टकराता है, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं 6 प्रोटॉन हो जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन आते हैं। तो पहले 5 न्यूट्रॉन थे, अब हो जाते हैं 7 न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसमें से एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जो 7 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा, पीछे बचेंगे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल वो जो एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, और जो एक न्यूट्रॉन निकले वो ही इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन को उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो डिस्कवर किया। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं न्यूट्रॉन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो। जो एक न्यूट्रॉन है, फ्री न्यूट्रॉन, वो एक प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आएगा। एक जो न्यूट्रॉन है वो डिके होता है, टूटता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन में और एक प्रोटॉन में टूटता है, साथ में जो है वो न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक्चुअली जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, और न्यूट्रल पार्टिकल ये बना होता है किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या होता है जी, न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन बनता है जिसको हम +1 उस पर चार्ज होता है, और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के अंदर जो है वो उसकी पार्टिसिपेशन 1 होती है, लिहाजा इसके ऊपर हम 1 लिखेंगे। साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो होता है -1, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एटॉमिक मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, इस वजह से हम इसके ऊपर 0 लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रिनो जो है ना इसका एटॉमिक नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना इसकी एटॉमिक मास में कोई कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन फंडामेंटल नहीं होता, सब एटॉमिक पार्टिकल है ये सिर्फ। तो इसको हम जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, न्यूट्रॉन के नीचे भी 0 ऊपर भी 0, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो के नीचे भी 0 ऊपर भी 0 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की वो ये है कि न्यूट्रॉन जो है वो किसी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट आयोनाइज एनी गैस। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, जो पॉजिटिव रेस हैं वो भी किसी गैस को आयोनाइज कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये खुद जो हैं न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी। जो न्यूट्रॉन होते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है सरायत पजीरी, उर्दू में हम सरायत पजीरी कह सकते हैं, या ये समझ लें कि किसी चीज़, कोई भी रे या कोई भी पार्टिकल जो है अगर किसी मादे के ऊपर टकराए तो उस मादे के अंदर तक कितना वो है वो धंस सकता है, उसके अंदर तक कितना जा सकता है, कितना घुस सकता है उसके अंदर तक। जैसे किसी दीवार पर कोई रेज, किसी किस्म की जो रेज हैं वो टकराएं तो वो कितना वो दीवार के अंदर तक जो है वो घुस सकती हैं, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन एबिलिटी। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसकी रीज़न क्या है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। तो जिस पर चार्ज हो वो मैटर के अंदर ज़्यादा जो है वो अंदर तक उनकी सराहियत नहीं होती, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो कम होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पेनिट्रेटिंग पावर कम है। न्यूट्रॉन चार्जलेस होने की वजह से, न्यूट्रल होने की वजह से हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, इनको काफ़ी अंदर तक जो है वो मादे के अंदर डाला जा सकता है। इसके बाद जो न्यूट्रॉन होते हैं अगर इनको क्या किया जाए, स्ट्राइक करवाया जाए पैराफिन वैक्स के ऊपर, यहाँ लाइट की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। कैन एक्सपेल यानी न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वैक्स। ठीक है, जैसे मोमबत्ती होती है,
इसके अलावा वाटर, पेपर, ग्लूकोज, सेलुलोज वगैरह के अंदर से भी, सेलुलोज के अंदर से, पानी के अंदर से जो है वो, पेपर के अंदर से, पैराफिन वैक्स के अंदर से अगर न्यूट्रॉन को आप इसके ऊपर टकराएं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, ये प्रोटॉन को जो है वो इजेक्ट करवाता है, ठीक है, एक्सपेल करवाता है प्रोटॉन को। यही फिनोमिना यहाँ पर डिटेक्टर में हुआ था, पीछे से न्यूट्रॉन आए थे। न्यूट्रॉन को तो वैसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है जब चार्ज ही नहीं है, जबकि ये डिटेक्टर चार्ज को डिटेक्ट करता है। तो इस डिटेक्टर ने क्या डिटेक्ट किया कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। कैसे डिटेक्ट किया, न्यूट्रॉन जब आके टकराए पैराफिन वैक्स के ऊपर तो आगे प्रोटॉन निकले, उन प्रोटॉन से पता चला कि पीछे से कुछ आ रहा है और उस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो न्यूट्रॉन के बारे में इस डिटेक्टर ने हमने मालूमात दी। इसके बाद न्यूट्रॉन की जो है वो दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, एक होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अगर कोई न्यूट्रॉन जो है उसकी मोशन, उसकी जो रफ्तार है वो मूव कर रहा हो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जो है वो पावर के साथ, तो हम क्या कहते हैं कि वो न्यूट्रॉन जो है वो वेरी फास्ट न्यूट्रॉन है। उसके पास अगर एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो वेरी फास्ट न्यूट्रॉन कहलाता है, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ अगर कोई न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो एनर्जी रखता है, उसकी एनर्जी कम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन जो है ये ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है स्पेशली फिशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन जो वो फिशन रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। दे कैन कैरी अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो करवाने में इस्तेमाल होते हैं। किस तरह से, यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने, देखें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। इसके ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया जाए, एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया जाए, तो क्या होता है, ये न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, बोरॉन के अंदर। एक न्यूट्रॉन आगे टकराता है, इसके अंदर से प्रोटॉन निकल जाता है, जो नाइट्रोजन है इसके अंदर से प्रोटॉन निकल जाता है, एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन निकलेंगे, इसके अंदर से 2 प्रोटॉन निकलने की वजह से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरॉन के अंदर, ठीक है। साथ में एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एलिमिनेट होता है, अल्फा पार्टिकल, ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के जरिए ये रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इसमें हम कॉपर लेते हैं, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, एटॉमिक मास 65 है, ठीक है। जो कॉपर है एटॉमिक नंबर 29 65 वाला, जब उसके ऊपर आगे एक न्यूट्रॉन टकराता है, उस न्यूट्रॉन के टकराने से वो कॉपर न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। न्यूट्रॉन को कैप्चर करके वो क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर तो वही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं आया, न्यूट्रॉन है। 29 एटॉमिक नंबर रहता है, लेकिन एटॉमिक मास हो जाता है 66, और इसके ऊपर स्टार लगा, इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो है वो चला गया। फिर क्या होता है, साथ में गैमा रेडिएशन रिलीज होती है। हमें पता है जब कोई भी चीज़ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो वो गैमा रेडिएशन रिलीज करती है साथ में। इसके ऊपर स्टार लगाने का मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में था। फिर क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं होता, तो क्या होता है, ये कॉपर फौरन खुद को न्यूट्रल करने के लिए ये कॉपर अपने अंदर जो अजाफी जो है वो पार्टिकल है उसको रिलीज़ कर दिया। यानी ये क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को तोड़ता है। इसके अंदर जो 66 न्यूट्रॉन है उसमें से एक न्यूट्रॉन टूटता है, एक न्यूट्रॉन टूटेगा, उससे एक प्रोटॉन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। जो प्रोटॉन है वो इसी के अंदर रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन इसमें रहने की वजह से, पहले प्रोटॉन 29 थे जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 29 था, अब प्रोटॉन हो गए 30, और 30 एटॉमिक नंबर वाला होता है जिंक मेटल, ठीक है। इस तरह से ये जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और एटॉमिक मास, एक न्यूट्रॉन टूट गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो एटॉमिक मास उतने का उतना रहता है और एटॉमिक नंबर 1 अदद बढ़ जाता है। इस तरह से कॉपर कन्वर्ट हो जाता है जिंक के अंदर, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे राइट साइड पे सब्सक्राइब करने के लिए एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो यहाँ से मिलती रहे। और अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर उसका भी आइकन मिल रहा होगा, पिछली वीडियो वहाँ पर जाके देख सकते हैं।